इतने लोगों का तय हुआ कि इतने लोग हम लोग पिकनिक विकनिक पे ले जाएंगे, और उधर से पीछे से तुम चिल्लाते आ रहे हैं मुझको भी लेते चलो, मुझको भी लेते चलो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। वैसे हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किनके लिए पढ़ना है हमें ये भी समझ लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किनके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों? किसका? सोल प्रोप्राइटर का। किसका पढ़ रहे हैं खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सोल प्रोप्राइटर। यानी हमने जो भी पढ़ाई करी है पिछले चैप्टर में वो सोल प्रोप्राइटर के लिए करी है। क्लास 11th में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे इसे, या तो फिर इस पूरे चैप्टर को रटते हैं। कैसे रटते हैं कि ये चीज यहां जाएगी, ये चीज यहां जाएगी। बट हमारा ये सवाल है कि ये चीजें जो भी जहां पे भी जा रही हैं वो क्यों जाएंगी। साथ ही साथ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग वर्ड है और एडजस्टमेंट्स एक अलग वर्ड है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर दो चीज आती है जो हम लोग ने पढ़ी हुई है। कौन कौन सी? एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारी बैलेंस शीट। सर ये दोनों चीजें जो बनाई जाती हैं इसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने अक्सर बोला था कि जब भी शादी ब्याह के लिए लड़कों को, लड़के जब आते हैं ना रिश्ते वगैरह तुम्हारे घर पे, तो क्या पूछते हैं तुमसे? कितना कमाते हो और क्या क्या हैसियत है तुम्हारे पास। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये भी बताता है एक बिजनेस कितना कमाएगा वो कहां से पता चलेगा? उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके अलावा जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, जो उसकी आर्थिक स्थिति होगी, उसके पास कितना घर है, कितनी गाड़ी है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितने प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, वो क्या लायबिलिटीज को होल्ड कर रहा है, कितना पैसा उसको चुकाना है, ये सारी बातें कहाँ पे अवेलेबल हो जाती है? बैलेंस शीट में। लेकिन अब ये बात आएगी सर, थोड़ा ये भी चर्चा कर लेते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी कैसे होंगी, यहां तक हम पहुंचे कैसे होंगे। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा। यानी आपने शुरुआत में, आपका ये पूरा क्लास 11 की एक समरी है, आप सबसे पहले किसी चीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुरंत नहीं बनाते हैं। सर कहां से बनाया जाएगा? बोलो यार, कहां से बनाया जाएगा? सर उसकी शुरुआत कहां से होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से होती है। सर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन का जो एविडेंस होता है वो रखा जाता है, फिर उसके क्या बनते हैं? वाउचर्स बनते हैं, फिर वो कहां आता है? जर्नल के लिए। अब जर्नल करें चाहे सब्सिडरी बुक में दिखाएं, कहीं पे भी आप दिखा सकते हैं। जर्नल के जस्ट बाद आप क्या करते हैं बच्चों? लेजर्स। जर्नल में जो आपने रिकॉर्डिंग करा होगा ऑलरेडी, उसको दो एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, बोलो हाँ या ना। वो लाइन से सिस्टमेटिकली पूरे मैनर में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ बच्चों, लेजर बनाया, लेजर के बाद फिर आपने क्या किया? ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता था? ताकि एक बार बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग ने इसके पीछे भी एक लॉजिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जैसे घर परिवार में कोई शादी ब्याह हो रहा है, आपको कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़े आप डायरेक्टली शॉपिंग मॉल में खरीदने के बाद उसी दिन नहीं पहनोगे जिस दिन आपका फंक्शन है। आप एक बार ट्रायल रूम में जाते हो, पहले उसको चेक करते हो कि हमारी बॉडी पे ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग एक बार चेक करते हैं कि सारे लेजर हमारे ठीक ठाक है या नहीं है। तो हम लोग क्या अचीव करते हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर यहां तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे, ये तो बना ही लिया था हमने। सर ये बनाते कैसे थे? अगर पिछले क्लास के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या होता था, ऐसे एक ट्रायल बैलेंस देते थे बच्चों, ऊपर में ऐसे ट्रायल बैलेंस दे देते थे आपको, वहां पे दो बैलेंसेस देते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स होता था, पर्टिकुलर्स में कुछ लेजर्स के जो बैलेंसेस थे वो आते थे बच्चों। यहाँ पे डेबिट अमाउंट जाता था, यहाँ क्रेडिट अमाउंट जाता था। ये मान लेते हैं आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें बहुत सारे लेजर्स के बारे में लिखा जाता था, ठीक है, जिसको आप फाइनली सारे लेजर, जैसे अब इसमें रेंट भी हो सकता है, इसके अंदर सैलरी भी हो सकता था, इसके अंदर फर्नीचर भी हो सकता था, है ना? अरे बोलो यार, ये सारी चीजें होती थी। और अभी तक आप इसको कहां लेके जाते थे बच्चों? जो इसके अंदर था, आप फाइनली इसे कहां लेके जाते थे बच्चों? आप इसे क्लोज करते थे, या तो जैसे अगर रेंट की बात कर ले तो वो किसका पार्ट बना जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसका डाटा इधर उठा करके शिफ्ट कर देंगे। ये जो शिफ्ट करते थे आप, इसको बोलते हो फाइनल क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलोगे? एक बार बोलो, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी अब हम लोग बुक्स को बंद कर रहे हैं, हमारा काम यहीं से खत्म हो रहा है।
ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें फर्नीचर, तो ये कहां शिफ्ट हो जाता था बच्चों हमारी। तो सर जब सब कुछ हो गया तो अब आप तो ये बोल रहे थे कि इस टॉपिक में कुछ नया है, ये तो वो तो पहले ही जैसा लग रहा है, पहले भी वही पढ़ना था, आज भी वही पढ़ना है, बट इसमें एक वर्ड नया जुड़ गया है बच्चों। क्या जानते हो, यहां देखो क्या जुड़ा है सर, ये एडजस्टमेंट्स। क्या है एडजस्टमेंट्स का मतलब है कुछ बातें हैं जो अभी अधूरी हैं, कुछ बातें अभी अधूरी हैं जिन्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। सर ये बातें अधूरी क्यों रह जाती हैं? देखो, क्या हम इंसान हैं और हमसे भी गलतियां हो सकती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, हमसे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, एट लास्ट देखो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, बोलो, सारे अकाउंटेंट क्यों बनाते हैं, बोलो। जो कहूंगा, ऐसे बोलते हैं ना जज साहब के पास, जो कहूंगा सच के सिवा। और ऐसी एक अकाउंटेंट के जीवन की सबसे बड़ी कसम क्या है, बोलो यार, जो लिखूंगा सच के सिवा कुछ नहीं लिखूंगा। इसका मतलब तुमने जो कुछ यहां बनाया था ना तुम्हारे समझ से, ये सब कुछ सही था, लेकिन जब तुमने लास्ट में हिसाब किया, जब तुम्हारे सीनियर अकाउंटेंट आए और उन्होंने ये देखा कि तुमने कुछ बातें जो लिखी हैं वो अभी अधूरी हैं और जिनका मिलना इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है। बहुत गंभीर बात है ये, कुछ बातें हैं अधूरी। और सर जैसे बातें कौन सी अधूरी हुई, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया, बाद में ये पता चलेगा, इधर देखो यहां पता चला आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचे ऐसे 1 2 3 लिख देगा क्वेश्चन में कि ये चीजें छूट गई। जैसे उसने बोल दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितने रुपए की सैलरी है, 2000 रुपए की सैलरी आपकी अभी बाकी है। ये कब पता चला, एट द लास्ट। क्योंकि जिस समय, अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसी गलती होती क्यों है, भाई हमने यही तो कहा हम ह्यूमन है। हमारा काम होगा जब हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे होंगे, इधर देखो, जैसे वापस से चलो बेस पे, जब हम अपने जर्नल्स बना रहे होंगे तो जब जब हमने सैलरी दिया होगा उस समय हमने सैलरी के लिए क्या दिया होगा, एंट्री क्या पास किया होगा, बोलो यार, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो यार, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या किया होगा, कैश। हम करते गए 11 बार हमने पेमेंट कर दिया। और एक बात बताओ, एक लास्ट में हम लोग ने नहीं दिया होगा, एक महीने का कुछ ड्यू होगा। और ये भी तुमको पता है कि हमारे यहां जो भी चीजें ना, देखो अब ये कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आपके लिए और बेस अच्छा काम करेगा। हमारे यहां ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, ये आउटस्टैंडिंग हो जाता है फिर भी उसको हम लोग को दिखाना पड़ता है, उसके भी पीछे क्या कारण है, इधर देखो। सबसे बड़ा कारण, हम लोग की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराई जाती है 11th के बच्चों में, दो तरीके से सिखाया जा सकता है, या तो कैश बेसिस पे या तो, और एक बात बताओ, आपके सिलेबस में कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है बच्चों, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस सिर्फ पढ़ने के लिए बताया गया लेकिन उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। अच्छा, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, बोलो यार, इनकम तब रिकॉर्ड होगी, बोलो ना यार, इनकम एक्रूअल बेसिस का जल्दी से बताना, इनकम कब रिकॉर्ड होगी, बोलो यार, इनकम कब रिकॉर्ड होगी, जब वो क्या हो जाएगी, अर्न हो जाएगी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है, इस बात से कोई मतलब। इसी तरीके से एक्सपेंसेस हमारे यहां क्या सिखाया गया कि हम लोग एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो क्या हो जाए, इंकर्ड, या जिसको आप सरल भाषा में क्या बोलते हो सर, वो खर्चे क्या हो गए, ड्यू। इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि वो खर्चा पेड है या नहीं है। तो सर हमने जितनी बार पेमेंट किया हमने उतनी बार का लिखा। लास्ट में जब बड़े सीनियर साहब आए ना, जो अधिकारी था, जो फाइनल अकाउंट्स बनने जा रही थी, अब आप जानते हो क्या कर रहे थे, आपने अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी थी, अब आप बस जा ही रहे थे मार्केट में, ये देखो मैं ऐसे डिस्क्लोजर देने जा रहा हूं, ये डिस्क्लोजर देने जा रहा हूं, ये मेरे हाथ में 2-3 स्टेटमेंट्स रखी हुई हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट्स ही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप पूरा तैयारी कर चुके थे, ऐसे में तुरंत दौड़ते भागते कौन आया, आपके सीनियर साहब आए, उन्होंने बोला रुको रुको रुको। बोला सर क्या हो गया, मैं तो पूरा सब कुछ तैयार कर रखा है सर, बस हो गया मेरा, तैयार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस सब तैयार है सर। लेकिन वो बोले जानते हो क्या बाबू, तुमसे कुछ छूट गया है, दिल तुमसे थोड़ा सा रूठ गया है।
बोले सर ऐसे कैसे रूठ सकते हो आप, क्या गलती हो गई हमारी, बताओ तो हमको। उन्होंने बोला सैलरी का जो 7 था वो 11 महीने का था, 1 महीना तुमसे छूट गया है। तो बोला ओहो। अब क्योंकि अब कहीं पीछे हैं हमारे कुछ लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे सर नहीं लिखेंगे, क्या हुआ, अगली बार जब देंगे तब लिख देंगे, अभी तो कितना दिया, 11 महीना दिए, लिखने दीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। 11 महीने हमने दिया, उसको हमने यहां पे लिखा होगा, सैलरी कितने महीने की यहां पे दिख रही होगी, बोलो यार, सैलरी कितने महीने की दिख रही होगी, 11 महीने की दिख रही होगी, 11 महीने को उठा कर देते, क्या बुरा है। लेकिन जानते हो तुमको कौन रोकेगा, अरे कौन रोक देगा तुमको ऐसा करने से, कौन रोकेगा, एक्रुअल बेसिस क्या मना कर देगा, बोलो ना, अरे बोलो ना, वो क्या बोलेगा, तुम ऐसा कर, हमें छोड़ के अकेले चल, अगर है खर्चा दिखाना पड़ेगा तो साल भर का दिखाना पड़ेगा, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सैलरी का खर्चा पेड हुआ चाहे नहीं पेड हुआ। अब इसका मतलब सर यहीं से हो गई समस्या, जो चीजें हमसे छूट गई, जो चीजें हमसे, इसीलिए बाबू तुम्हारी रूठ भी गई। चलो फिलहाल इधर देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितना छूटा तुमसे, 2000। सर अगर ये मैं छोड़ देता हूं, मान लो इसके बगैर मैंने स्टेटमेंट्स तैयार कर दिया, तो तुमने तो यही कसम खाई थी, यही वादा किया था एज एन अकाउंटेंट, मैं जो लिखूंगा, बोलते चलो यार, माहौल बनाओ, जो लिखूंगा सच लिखूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं लिखूंगा, तो क्यों छोड़ा तुमने 2000, अरे बोलो ना यार, 7 क्यों छोड़ा, वादा क्यों तोड़ा, गलती हो गई, 7 क्यों छोड़ा, वादा क्यों तोड़ा, और अगर वादा तोड़ा है, 7 छोड़ा है, अरे 7 छूट जाते हैं, जैसे कुछ दोस्त हैं जा रहे हैं पिकनिक, और अरे भाई मुझे भी लेते चलो, मुझे भी लेते चलो, साथ में एडजस्ट कर लो, मान लो इधर 5-6 लोग, जल्दी से आओ इधर, जल्दी आओ इधर आओ, जल्दी आओ, यहाँ भीड़ चाहिए हमें, ठीक है, सब बच्चे कम से कम बातों को सुनते तो हैं हमारे साथ, आ जाओ, और लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, और लोग आ सकते हैं, आ जाओ यार, जिसको आना है आ जाओ इधर, ठीक है। इधर देखो, हम लोग को साथ में रहना, तुमको बाद में चढ़ना होगा, ठीक है। इतने लोगों का तय हुआ कि इतने लोग हम लोग पिकनिक विकनिक पे ले जाएंगे, और उधर से पीछे से तुम चिल्लाते हो, आ रहा है मुझको भी लेते चलो, मुझको भी लेते चलो, बोलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते, थोड़ा थोड़ा इसको भी साथ में ले लेते हैं, हाँ नहीं यार एक मजबूत है। इधर देखो, इसका मतलब हम लोग जो पुरानी चीजें थे, हम लोग पुराने लोग थे, हमको तो इतना, हम तो जा ही रहते, साथ में किसको एडजस्ट कर लिया। अब आज की डेट पे हम कितने लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 5 लोग दिख रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पुरानी बनी थी, उसमें जो एडजस्टमेंट हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, साथ में शो करेंगे, उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो तब आपको रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है। अब जैसे एक कंसेप्ट ये भी है, जैसे मान लेते हैं हमने, 1 मिनट के लिए सभी लोग जाए, दर्द पड़ेगा फिर इतने लोग आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मतलब ये हुआ सर कि ये जो सैलरी है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इधर देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये बात पता चल गई है। अगर मैं इसे नहीं दिखाऊंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं बताऊंगा, तो क्या ये गुनाह होगा कि नहीं होगा, क्या ये अन्याय होगा कि नहीं होगा। मतलब हमारे इस टीम में हमने कसम खाई थी हम जो लिखेंगे, तो तुमने फिर सच नहीं लिखा, फिर इसका मतलब सर इस एडजस्टमेंट को करना जरूरी है। अब बताओ, जो बातें अभी भी हैं अधूरी, जिन्हें करना है, उसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, उसी टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एडजस्टमेंट्स। कि ये कुछ बातें हैं जो रह गई हैं एट द लास्ट डेट, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने जा रही है तभी कुछ बातें पता चलती हैं। जैसे एक बहुत बड़ी बात होती है, ये किसी व्यक्ति को नहीं पता है, किसी अकाउंटेंट को नहीं पता है, साल भर आपने क्या काम किया होगा। सुनो, बहुत बच्चे इसको भी रटते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के बोलते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक ना बाहर दिखाया जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता है, इस पे भी सुने आपने। एक बात बताओ, कोई भी व्यापारी साल भर क्या होगा, एक तो उसके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल होगा ना उसके पास, बोलो ना बच्चों, साल भर उसने क्या किया होगा, बोलो ना यार, परचेस, अरे बोलो यार यस और नो। लास्ट में पता चलेगा, अरे कल 31 मार्च तक का तो इंतजार करेंगे ना, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो
क्लोज करेंगे। अब ये माल आपके पास कितना बचा है, स्टॉक कितना बचा है, ये तो तब पता चलेगा ना जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने जा रहे हो और लास्ट में काउंटिंग करें, अच्छा हमारे पास इतना 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 टोटल कर लिया, हमारे पास 5-6 लाख रुपए का माल बचा हुआ है। इसका मतलब ये कब पता चलेगा? सब कुछ हिसाब हो जाने के बाद। पक्का? अरे बोलो ना यार, पक्का? इसका मतलब एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है, इसमें हमें ये बातें कब पता चलती हैं? जब सारी चीजें हो जाती हैं बिफोर प्रेजेंटेशन। पब्लिक में ये सारी बातें भेजने से पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बार चेक करते हैं, किसी सीनियर से चेक करा लेते हैं, सर एक बार चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है। घर में भी हमारे होते हैं ना जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब कुछ घर में फंक्शन वगैरह पड़ता है तो कई बार बोलते हैं देख लो एक बार घर पे चेक कर लो, जा तो रहे हो बाहर, पिकनिक जा रहे हो या घर का कोई फंक्शन करने जा, देखो बेटा कोई सामान तो नहीं छूट गया है, पूजा वूजा पड़ी होगी, तो बोलेंगे देख लो सब सही से रख लेना। ऐसी एक सीनियर अकाउंटेंट भी आता है, वो चेक करता है कोई चीज छूटी तो। साल भर तुमने क्या किया सर? साल भर तुमने फिक्स एसेट खरीदी दबा करके, लेकिन ये भी तो पता है एक साल के एंड में बड़े बुजुर्ग है ना आकर के चेक करेंगे, बोलेंगे वो लोग ऐसे बोलेंगे साल भर तुमने फर्नीचर यूज किया हुआ है, साल भर तुमने एसी यूज की हुई है, इसका डेप्रिसिएशन लगाया तुमने। अब तुम बोलोगे ओ डेप्रिसिएशन हम लगाना, इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग आए और तुमको तुम्हारी कमियां बताएंगे। इसमें सीनियर अकाउंटेंट्स आते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब जो चीजें तुमसे छूट गई है या जो बातें जरूरी हैं उसको भी हमें किसके अंदर दिखाना पड़ेगा बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। बट तुम्हें एक बहरहाल एक बात बताता हूं, तुम्हारे लेवल पे नहीं है लेकिन फिर भी बताता हूं। एडजस्टमेंट्स को भी कितने तरीके से ठीक किया जा सकता है जानते हो बच्चों? इट्स एडजस्टमेंट को भी 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक होता है विद जर्नल एंट्री, किसके थ्रू करोगे? और या तो फिर एक इफेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों। डायरेक्ट कहां ले जा सकते हो? डायरेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा दो। तुम्हारे यहां वैसे हम तो दोनों ही करा देंगे, बट इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री बताएंगे। जर्नल एंट्री बनाने के बाद दोबारा से क्या बनता है बच्चों, ये भी बता दे रहा हूं। दोबारा से क्या बनेगा? रीड्राफ्ट होगा। रीड्राफ्ट क्या होगा सर? ट्रायल बैलेंस। फिर रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस होने के बाद फिर क्या बन जाएगी? तो या तो एक तरीका ये है, बट इस पे चलना बहुत कठिन होगा कि दोबारा से रीड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे हम। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम डायरेक्ट किसके अंदर चेंज करते हैं बच्चों? डायरेक्ट किसके अंदर चेंज करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इसीलिए अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा, किसी ने 19-20 देखा होगा, तो उन लोगों के यहां ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जैसे मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल, अभी उसके सारे लॉजिक्स पे बात करेंगे। जैसे एक खर्चा कोई है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो जानते हो टीचर्स क्या बोले होंगे कि बेटा देखो जैसे एक ट्रेडिंग पीएल है, आपका ट्रेडिंग पीएल है, वहां पे कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो उस खर्चे को वहां पे क्या कर देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करना, ऐड कर लेना। और दूसरा बच्चों 2 इफेक्ट आएगा, अभी 2 इफेक्ट आएगा। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा बोलो यार? लायबिलिटी साइड में कहां चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग, बोलो ना यार, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगा वो यहां चला आएगा। बट मैं तुम्हें इसका भी लॉजिक बताऊं। अरे बोलो ना यार, अच्छा हाँ सॉरी यार, कहां कर रहा, ये कहां चला जाए? एक यहां चला जाएगा और एक यहां चला जाएगा, लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मुद्दे की बात यह है कि सर हमारे सिलेबस में कौन सा पोर्शन है पढ़ने के लिए, ये, और ये पूरा कंसेप्ट बना क्योंकि अच्छा इसमें 2 जगह क्यों दिखता है, इसके भी पीछे का लॉजिक है। क्या लॉजिक है? इधर देखो, हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसका लॉजिक दिया मैंने। सैलरीज वगैरह को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटिंग किस पे चलती है? एक्रूअल सिस्टम। फिर हम लोग आगे चल करके पढ़ते थे मैचिंग कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट पढ़ते थे। आगे चल करके हम बात करेंगे प्रूडेंस की, बहुत सारी बातें करेंगे इसमें। लेकिन अभी के लिए तो आपको ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना? और हम जो दिखाएंगे, अगर हम ये सारी चीजों को एडजस्ट कर देंगे इसके अंदर, इसका मतलब हमने जो दिखाया सही दिखाया, सच के सिवा, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। कोई अगर पूछे ऐसा करना ही क्यों है, तो बोला हमारा धर्म है ये। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, इधर देखो। हम लोग यहां पे जब एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने की बात आएगी तो हम उसको वापस से कैसे रिकॉर्ड करेंगे बोलो यार? डबल एंट्री सिस्टम में, बोलो ना यार, डबल एंट्री सिस्टम में। और मैं तुम्हें एक डबल एंट्री सिस्टम का बहुत बड़ा तोड़ बताता हूं। अभी तुम लोग को नोट्स भी मिल जाएगी, नोट्स में सारी जितनी एडजस्टमेंट मैक्सिमम पूछी जाती है, 23-24 एडजस्टमेंट का टॉपिक होगा, ज्यादा बड़ा नहीं। हर टॉपिक हम 1 से 2 दिन, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे 3-4 टॉपिक छोटे छोटे करा दिए, फिर उसके क्वेश्चंस करा देंगे।
ठीक है, फिर 2-3 टॉपिक करा देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे। टॉपिक मतलब ये मान के चलो 10 से 15 दिन आप फुर्सत में हो, आप आराम से एक एक क्वेश्चन इन डिटेल करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें पिछला जो आपने पढ़ा है उसका बहुत सारा योगदान रहेगा। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आता है तो आपके लिए बहुत आसान है। बस हमें सिखाना क्या होगा, मेरा फोकस किस पे रहेगा बताओ बच्चों, मेरा फोकस इस पे रहेगा कि एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करना विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि कोई भी चीज की रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे होती है, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, क्या हमें जर्नल एंट्री करनी होगी या कुछ भी अकाउंट्स को दिखाना होगा तो दोनों जगह दिखाना होगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब मैं तुम्हें आज की क्लास की सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जिन बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं तुम्हें एक एक चीज प्रूव करूंगा। जानते हो, अगर क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्ड करना है डबल एंट्री सिस्टम पे, लेकिन उसका इफेक्ट डायरेक्टली कहां दिखाना है बच्चों, इफेक्ट कहां दिखाओगे उसका, बोलो यार, उसका इफेक्ट किधर दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, भाई अलग से जर्नल एंट्री तो पास करनी नहीं है। तो सर इसको समझ लो, बहुत जरूरी चीज है। ये 4 रूल जिसने पढ़ लिया उसका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहा हूं। वैसे डेबिट को हम लोग कौन सा बैलेंस बोलते हैं बच्चों, जनरली क्या होता है, डेबिट हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्रेडिट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बच्चों, लायबिलिटीज। अब मैं आगे चल करके एक एक लॉजिक भी दूंगा पहले, लेकिन कुछ फीचर समझ लो जो तुम्हें सीखना चाहिए। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एडजस्टमेंट्स के अंदर आप कोई डेबिट के अंदर प्लस करते हो, क्या करते हो, अगर कोई आइटम डेबिट साइड लिखा है, जैसे सैलरी किधर लिखा होता है, सैलरी किधर लिखा होता है, डेबिट साइड, पक्का। और डेबिट में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करें, वहीं पे ले जाकर के जोड़ देते हो ना कि ये भी तो बाकी है, एज पर मैचिंग प्रिंसिपल, जो उस साल का खर्चा होगा उसे जोड़ देना होगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि सर ये कौन सा इफेक्ट आपने कर दिया, 2 इफेक्ट करना था। एक कौन सा इफेक्ट होता है, डेबिट, और एक कौन सा इफेक्ट रह गया। अब बताओ कौन सा इफेक्ट रह गया इसमें, सर क्रेडिट वाला। अब याद रखना बच्चों, क्रेडिट वाला लिख गया, यहां पे हमने अगर डेबिट में कोई चीज प्लस कर दी, उसके इफेक्ट को क्या कहा जाता है, डेबिट। तो अब इसी वजह से बैलेंस शीट में इकलौता ऑप्शन बचा है, ट्रेडिंग पीएल के अंदर वो चीजें ऐड हो गई, बाकी वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में किस तरफ जाएगा, लायबिलिटी साइड। अच्छा आपको पता है बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, पता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो 2 जगह गया कि नहीं गया। कई बच्चे ये याद करेंगे आगे चल करके कि सर ये यहां जाता है, ये यहां जाता है। कुछ लोगों को बनाना भी आना चाहिए कि अगर मान लो ऐसा कोई एडजस्टमेंट है जो आपने कभी अपने 11th क्लास में पढ़ा नहीं, तो खुद के अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चीज डेबिट साइड है और डेबिट में प्लस कर रहे हो, उसके एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट। अच्छा इसी तरीके से बच्चों इधर देखो, अगर कोई चीज डेबिट में लिखी है और हमने कर दिया माइनस, इसके एडजस्टमेंट को हमारी भाषा में जानते हो क्या बोला जाएगा, हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट कर लिया, कौन सा ट्रीटमेंट किया। इसका मतलब अगर कोई साइड में निगेटिव ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम जस्ट बोलेंगे कि हमने कौन सा इफेक्ट दिखा रखा है, उल्टा, उसका रिवर्स, मतलब डेबिट के माइनस किया, इसका मतलब वो असर क्या आएगा, क्रेडिट। इसका यूज कहां आने वाला है, जब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे दोबारा से चर्चा करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बताओ, अगर कोई चीज क्रेडिट में और प्लस हो रही है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, बेटा इधर देखो, प्लस का मतलब होता है फेवरेबल में चलना। डेबिट की चीज है, प्लस हो रही है, मतलब उसी में वापस से जुड़ जा रही है। रिवर्स होना, निगेटिव चलना, इसका मतलब फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। मतलब अगर डेबिट में कोई चीज माइनस हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्रेडिट ट्रीटमेंट। इसी तरीके से 4th वाला पॉइंट आगे, अगर कोई चीज बच्चों क्रेडिट की है और उसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। बताओ अगर उसमें हमने माइनस कर दिया, खुद सोचो, अगर क्रेडिट में प्लस होता तो हम बोल देते भैया क्रेडिट ट्रीटमेंट ही है, लेकिन अगर कोई चीज क्रेडिट साइड है और उसको हमने माइनस कर दिया तो इस ट्रीटमेंट को जानते हो क्या पढ़ोगे, इसको हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट कहेंगे बच्चों, डेबिट। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा पढ़ो और आगे चल करके ना हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। सर ये शायद आज अभी इस तरीके से ना आपको कोई पढ़ाएगा ना किसी ने पढ़ाया होगा, बस सभी लोगों ने 2 जगह ट्रीटमेंट सिखाया होगा। मैं आपको एक एक के लॉजिक्स भी दे दूंगा, बट थोड़ा समय देना, पेशेंस रखना। क्लियर है। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमारे यहां शुरू होता है, फिर से इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो इधर मुझे, देखो मुझे, जो चीज में प्लस होगा
वो स्टेटमेंट उसी का माना जाएगा। और किसी स्टेटमेंट में कोई निगेटिव लग गया तो इसका मतलब वो उसका उल्टा होगा, अपोजिट। डेबिट का उल्टा क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट का उल्टा क्या है? डेबिट। अब चलो फटाफट से बोलो, डेबिट में कोई चीज प्लस है, डेबिट में कोई चीज माइनस है, समझ में आया क्या? क्रेडिट में कोई चीज प्लस है और क्रेडिट में कोई चीज माइनस करनी पड़ रही है, तो चलो ये सारी अप्रोच हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। आ जाओ, लिख लिया इतना? अब आ जाओ बच्चों, सबसे पहला स्टेटमेंट। अच्छा मुझे खुद एकदम ओवरऑल बताना, ईमानदारी से, सही सही, कितने बच्चों ने ये सारी बातें पढ़ी थी स्कूल में? एडजस्टमेंट किसके किसके स्कूल में खत्म हो चुका है? मैक्सिमम लोगों के यहाँ खत्म हो गया। हमें ये भी बताओ, क्या आप लोग ने इन सारे विषयों पे कभी डिस्कस किया? ये सारी चीजें आपने समझी कि एडजस्टमेंट किसे बोला जाता है, एडजस्टमेंट के दो ही असर क्यों आते हैं, ये सब समझना हमारा काम है। ये भी सोचना काम था कि सर अगर मान लेते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़े तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये चैप्टर आया। दो चीजें पढ़ा करो बच्चों, मैं बार बार हमेशा ये कहता हूं, एक अच्छे बच्चे की पहचान क्या है? बोलो यार, एक अच्छे बच्चे की पहचान क्या है? कि दो बातें आप करो। पहला, आपका दो फैक्टर क्लियर होना चाहिए, क्या और। अगर ये दो क्लियर हो गया ना, आप, मैं कह रहा हूं 90% आपको रिलीफ होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं ना, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई ऐसी होती है कि बच्चा वो पढ़ता है जो टीचर पढ़ाता है। बच्चे को बस ये पढ़ा, आज सर क्या पढ़ाएंगे, बच्चा उसी के हिसाब से मैप्ड हो गया है। बच्चा सिर्फ चैप्टर वाइज मैपिंग करके आता है कि अच्छा, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे वो बोलेंगे ये चैप्टर खत्म हुआ तो ये वाला चालू होगा। लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि वो चैप्टर उसी के बाद क्यों रखा गया, क्या अप्रोचेस के साथ। अच्छा ये बताओ, गलतियां तब पता चलेंगी ना कि जब पहले चीजें बन जाएगी, तब तो गलतियां पता चलेंगी। इसका मतलब पहले चैप्टर कौन सा होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या पहले ही चैप्टर होना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट? पहला होना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गलतियां कब पता चलेंगी? जब सारी चीजें तैयार हो गई, ट्रायल बैलेंस बन गई, बाद में पता चला अच्छा अभी कौन सा सैलरी आउटस्टैंडिंग बाकी है, डेप्रिसिएशन छूट गया, या कोई जीएसटी के से रिलेटेड ट्रीटमेंट छूटा हुआ है, हो सकता है कोई ड्रॉइंग ऑफ गुड्स करके चला गया। वो चीजें कब पता चली? बाद में, एट लास्ट में। और हमें उसे दिखाना पड़ेगा, और उसे दिखाना है। और हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ट्रीटमेंट्स है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ट्रीटमेंट्स है, बताओ विद जर्नल एंट्री करना है या डायरेक्ट हमको करना है? हम तो डायरेक्ट करने वाले हैं। क्लियर हुआ? बोला हाँ या ना? चलो